साथियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आप सबके अपने चैनल द साइंस टॉप में। आज हम द साइंस टॉप में अपनी पॉलिटी सीरीज में हम स्टार्ट करेंगे एक एक वीडियोस करते हुए, ताकि आपका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, जो सिलेबस की बात हम कर रहे हैं, तो इसमें आपके सारे के सारे स्टेट पीसीएस, जिसमें यूपीपीएससी, बीपीएससी, ठीक है, एमपीपीएससी, आरपीएससी, सारे के सारे स्टेट पीसीएस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इसके साथ साथ जो भी आपके वन डे एग्जामिनेशन है, जिसमें आपका एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी, इस टाइप के जो भी एग्जामिनेशन है, उसके लिए वीडियो सीरीज हमारी बहुत ही हेल्पफुल होगी, जो कि आपको क्विक रिवीजन करते हैं इसमें बहुत ही हेल्पफुल होगी। और जो भी क्वेश्चंस बनेंगे आप ये देखेंगे, एक भी क्वेश्चन हमारी वीडियो से बाहर नहीं जाएगा, क्योंकि उनको काफी रिसर्च करके और पढ़ के बनाया गया है। उम्मीद है आपको सीरीज बहुत अच्छी लगेगी। आइए हम स्टार्ट करते हैं अपने भारत के संविधान के या संवैधानिक विकास है। ठीक, चलिए। अब आपको पता है जो संविधान होता है, संविधान का मतलब होता है संविधान, मतलब समान विधान। ठीक है, तो भारत को जो संविधान मिला है वो बहुत ही परिश्रम से और एक लंबी प्रक्रिया के थ्रू मिला है, जो कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और आपको पता होगा हमें जो संविधान देने का कार्य है वो अंग्रेजों के माध्यम, मतलब ब्रिटिश के माध्यम से मिला है। भले उन्होंने अपने फायदे के लिए बनाया था, बट धीमे धीमे उसका जो क्रमिक विकास हुआ है उसका फायदा तो हमको ही मिला है। ठीक है, चलिए। क्यों उनको संविधान की आवश्यकता पड़ गई? क्योंकि आपको पता होगा, इसको कहानी के फॉर्म में पूरा सुनिएगा, बहुत मजा आएगा। कि अंग्रेजों ने दो युद्ध बहुत इंपॉर्टेंट लड़े थे। एक आपका था 1757 का प्लासी का युद्ध। कौन सा था हमारा? प्लासी का युद्ध। और इसी तरह हमारा था 1764 का बक्सर का युद्ध। इन दोनों ही युद्धों ने भारत में अंग्रेजी शासन की बिल्कुल नींव बढ़ा दी थी, और ये सिद्ध कर दिया था कि अब अंग्रेज यहाँ पे लंबा समय तक रहेंगे। तो अंग्रेजों ने जो 1764 का आपका बक्सर का युद्ध जीत लिया, तो उसके पास उनको बहुत से प्लेसेस मिल गए, जगह मिल गई। तो उन्हें ये लगा कि भाई उनके पास लोग तो कम थे, तो शासन कैसे करें, कैसे यहाँ से टैक्स कलेक्ट करके अपने देश भेजें। तो उसके लिए उन्होंने एक धीमे धीमे एक प्रक्रिया लाई। ठीक है, वो धीमे धीमे प्रक्रिया, कुछ वो एक्ट पारित करते थे, कुछ नियम लाते थे, और वही जो एक्ट और नियम थे वो हमारे संवैधानिक विकास में एक एक सीढ़ी की तरह आगे बढ़ते हुए फिर बाद में हमारे पूर्ण संविधान प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए। अब आपको पता है कि संविधान होता क्या है। अगर आप संविधान की बात कर रहे हैं, तो संविधान किसी भी देश का एक ऐसा कानूनी दस्तावेज होता है, मसौदा होता है, जिसके अनुसार सरकार संचालित होती है। मतलब जो भी नियम वगैरह बनते हैं वो संविधान में होते हैं। इसके साथ साथ जो संविधान होता है वो किसी भी देश की राजनीतिक व्यवस्था का बुनियादी ढांचा निर्धारण करता है, जिसके अंतर्गत उसकी जनता शासित होती है। मतलब उसकी जनता में कौन से नियम से फॉलो होगा, वो सारा का सारा संविधान में ही फॉलो होता है। अब आपको पता होगा संविधान दो टाइप के मिलने होते हैं। एक आपका होता है अलिखित संविधान, और एक होता है लिखित संविधान। यहाँ पे अलिखित संविधान का मतलब ये है कि वहां पे कोई लिखित दस्तावेज नहीं है। जो नियम चल रहे हैं वो दो चार नियम है, 10-15 नियम है, उसी की बेसिस पे वो अपना नियम निकालते हैं, उसको अलिखित संविधान कहते हैं। वो कोई रिटन डॉक्यूमेंट नहीं होता है। इसमें जो सबसे फेमस है वो हमारा है इंग्लैंड का। कहाँ का है? इंग्लैंड का। ये ब्रिटेन का जो संविधान कह सकते हैं वो अलिखित है। और अगर लिखित संविधान की बात करते हैं, तो भारत का एक विशाल लोकतंत्र देश का, हमारे प्यारे भारत का जो संविधान है वो क्या है? एक लिखित संविधान है। क्या है हमारा? लिखित संविधान है। ठीक है, और याद रखिएगा हमारा जो संविधान है वो विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके साथ साथ अगर एक और क्वेश्चन ये पूछता है कि सबसे पहले लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट किस देश में आया था, तो किस में आया था? आपका यूएसए, जिसको हम अमेरिका कहते हैं। उसी देश में सबसे पहले लिखित संविधान का कॉन्सेप्ट आया था, जो कि जब आपका अमेरिका की क्रांति हुई थी, ठीक है, आपको पता होगा 1776 में जो अमेरिका की क्रांति हुई थी, तो उसके बाद 1787 में, ठीक है, 1787 में वहां पे एक लिखित संविधान का दे दिया गया था। ठीक है, चलिए अपने देश पे चलते हैं। अपने देश से मतलब है कि अब भारत में जो संविधान आए थे, मतलब जो एक्ट लाए गए, उसमें दो बहुत ही अच्छी तरह वर्क करते हैं। एक हमारा है कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा जो पारित अधिनियम। ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने शासन को आगे बढ़ाने के लिए बहुत से अधिनियम पारित किए, वो भी एक कड़ी बन गए। इसके साथ साथ जो हमारा प्रथम स्वतंत्रता संग्राम वीर सावरकर जी के द्वारा या मेरे द्वारा भी, तो जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हमारा हुआ था 1857 का, जब अंग्रेजों को लगा कि भैया अब यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है, भगा देंगे हमें भारतीय, तो उसके बाद उन्होंने अपने शासन में ऐसे चेंजेस लाए ताकि हमें 100 साल तक, सोचिए 1757 में और 47 साल तक, 1947 में हम आजाद हुए, तो तब तक 90 साल तक करीब कैसे और जकड़ा जाए, उन्होंने ऐसे नियम लाए, वो सारे के सारे वो ब्रिटिश ताज के अधिनियम में है। तो उसको भी हम देखेंगे। ठीक है, चलिए। तो आगे हम बढ़ते हैं। इसी तरह वीडियो बने रहिएगा, बहुत आपको मजा आने वाला है। तो देखिए अब वो जो अलग अलग नियम लाए, इतने सारे नियम वो लेके आए। सबसे पहले वो क्या लेके आए? 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट लाए। हम सारे रूल्स को पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लेके आए। फिर 1784 का वो पिट्स इंडिया एक्ट लेके आए। फिर 1813 का आपका चार्टर अधिनियम लाए। ये सारे के सारे अधिनियम जल्दी जल्दी देखेंगे, और देखेंगे सारे के सारे क्वेश्चन आपको इनसे मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए। ये एक विकास यात्रा है कि कैसे कैसे हमारा संविधान धीमे धीमे बढ़ा हुआ है। ठीक है, चलिए सबसे पहले बात करते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। हर एग्जामिनेशन में यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। ठीक है, तो पहली बात तो ये, इस रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू जो आपका बंगाल का गवर्नर था,
उसको क्या बोल दिया गया कि अब आप बंगाल के गवर्नर जनरल हो गए। देखिए गवर्नर या गवर्नर जनरल हो गए, उनको क्या बोल दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल। और इस एक्ट के थ्रू जो पहले गवर्नर जनरल बने थे उनका नाम क्या था, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। नाम याद रखें, क्या नाम था इनका, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स पहले गवर्नर जनरल थे। ठीक है, अब याद रखिएगा इसी के थ्रू ही कलकत्ता में 1774 में क्वेश्चन बनता है ये। ठीक है, 1773 में एक्ट आया, इसके थ्रू 1774 में कलकत्ता में एक उच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी, जिसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, सर इलियाह इम्फे। क्या नाम था इनका, सर इलियाह इम्फे। और उस समय एक मुख्य न्यायाधीश थे और इनकी सहायता के लिए 3 और न्यायाधीश रखे गए थे, ये भी याद रखेंगे आप। और ये बोला गया था कि अब कोई भी अंग्रेज भारतीयों से, ठीक है, या ब्रिटिश जो भी थे, भारतीयों से कोई उपहार नहीं लेंगे। मतलब चूंकि बहुत ज्यादा वो घूस खाते थे, रिश्वत लेते थे, तो उनको कम करने के लिए एक्ट लाया गया कि कोई भी यूरोपीय किसी भी भारतीय से, मतलब जो कंपनी का हो, वो किसी भारतीय से कोई उपहार वगैरह नहीं लेगा। ठीक है, इसके साथ साथ ब्रिटिश सरकार द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के माध्यम से कंपनी का शासन बिल्कुल सशक्त कर दिया गया था। भैया बिल्कुल ही कंपनी बिल्कुल कैसे वर्क करेगी, रूल फॉलो किया गया था, उसके थ्रू ब्रिटिश सरकार ने बहुत ही आगे बढ़ गए थे। ठीक है, चलिए अगला हम एक्ट की बात करते हैं, तो हमारा आता है एक्ट ऑफ सेटलमेंट। तो कुछ जो कमियां रह गई थी हमारे 1773 का रेगुलेटरी एक्ट के थ्रू, उन्हीं को दूर करने के लिए लाया गया था। और इसके थ्रू ये बोल दिया गया कि जो आपका बंगाल का गवर्नर जनरल है, उनको बोला गया कि बिहार और उड़ीसा के लिए आप नियम बनाइए। ठीक है, तो ये इसके मेन प्रावधान थे। उसके बाद सीधे हमारा आ जाता है 1784 का पिट्स इंडिया, बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो पिट्स इंडिया एक्ट में कुछ ऐसे नियम लाए जिससे वॉरेन हेस्टिंग्स साहब भी गुस्सा हो गए। ठीक है, और यहाँ से छोड़ के चले ही गए। तो इसके थ्रू क्या बोला गया, कंपनी से देखा ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने कि भैया यहाँ से बहुत अच्छा राजस्व आ रहा है, बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है, तो यहाँ पे अब हम पैसे तो कलेक्ट करेंगे, कंपनी तो बढ़ाएंगे, हम यहाँ के राजनीतिक मामलों में कि कैसे यहाँ के राजाओं को लूटा जाए, जनसंख्या को लूटा जाए, इसके लिए उन्होंने अपनी दोहरे प्रशासन की नींव डाली। एक उन्होंने क्या किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बनाया, और एक उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को बनाया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को बोला भैया तुम केवल व्यापार देखोगे, कैसे चाय बेचोगे, कैसे चीनी बेचोगे, कैसे सामान लूटोगे, तो उनका काम एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का हो गया, जो कि कुछ लोग की संस्था थी, वो केवल बिजनेस का काम देखते थे। और फिर उन्होंने बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स को बनाया, उनका काम था कि भैया जो भारत के राजनीतिक मामले हैं, किस राजा को कैसे उल्लू बनाना है, कैसे उसको अपनी नीतियों में लाना है, ठीक है, कैसे अपने मतलब हड़प नीति, बहुत सी नीतियां पढ़ेंगे, ठीक है, तो कैसे उसको अपनी तरफ आकर्षित करेंगे और उसको डराएंगे, वो सारा कहाँ से आ जाएगा, बोर्ड ऑफ कंट्रोल से हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी इसके पिट्स इंडिया एक्ट के थ्रू था। उसके बाद हमारा आता है 1813 का चार्टर अधिनियम। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस अधिनियम ने जो कंपनी का अधिकार पत्र था, भाई आप कहीं भी वर्क करते हैं तो परमिट मिलता है ना आपको, तो जो कंपनी स्टेट है, कंपनी का अधिकार पत्र था, उसको 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। ठीक है, कि चलो 20 वर्ष तक आप और भी काम कर सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ जो भारत के साथ जो व्यापार का एकाधिकार था, मतलब कंपनी केवल अधिकार व्यापार कर सकती थी, तो उन्होंने कहा नहीं, अब कोई भी यूरोपीय का मतलब जो भी ब्रिटेन में है, कोई भी यूरोपीय अब आके भारत के साथ व्यापार कर सकता है। मतलब एकाधिकार को उन्होंने बिल्कुल ही समाप्त कर दिया। कंपनी नहीं, कोई भी इंसान छोटी मोटी कंपनी खोल के वहां पे व्यापार कर सकता था, केवल यूरोपीय, भारतीय नहीं, भारतीय कर ही लेते। ठीक है, इसके साथ साथ ये बोला कि चीन के साथ व्यापार और पूर्वी देशों के साथ चाय के व्यापार, की भाई चीन के साथ आप व्यापार करिए, कोई दिक्कत नहीं है, और पूर्वी देशों के साथ अगर चाय का व्यापार कर रहे हैं तो वो भी आप करिए, 20 वर्षों तक के लिए आप ही केवल करेंगे। भारत में तो एकाधिकार समाप्त कर दिया गया, पर चीन के साथ और जो पूर्वी देश थे उनके साथ अगर चाय बेचना था, क्योंकि यूरोपीय को बहुत चाय पसंद थी, तो चाय के लिए कहा कि चलो 20 वर्ष तक और ये काम करते रहो, ताकि कंपनी भी गुस्सा ना हो। इसके साथ साथ जो आपके ईसाई मशीनरीज थी, जो पादरी थे, उनको कहा कि चलो भैया अब आप भारत में आओ, आप धर्म का प्रचार करो। इससे पहले ईसाई पादरी भारत में नहीं आते थे। ठीक है, चलिए इसके साथ साथ ये बोला गया कि भारतीयों के, क्योंकि भारतीयों को उल्लू तो बनाना ही था, अपना काम भी निकालना था, तो उन्होंने ये कहा कि अब भारतीयों को, भाई टैक्स तो हमारा ही था, पैसा हमारा ही था, कि भारतीयों की शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। कितना रुपए खर्च करेंगे, 1 लाख रुपए खर्च करेंगे, और अपने अकॉर्डिंग इसके शिक्षा नीति को बढ़ाते हुए आगे बढ़ाएंगे। उनका मेन मतलब था अपने लिए क्लर्क तैयार करना, बट हमारे यहाँ धीमे धीमे विद्वान भी बनते गए, तो हम उनसे भी आगे निकल गए। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है 1833 का चार्टर अधिनियम। इस अधिनियम के थ्रू कंपनी के व्यापारिक अधिकार पूर्णतः समाप्त कर देगी। देखा 1813 वाले में बोला गया था, 1813 में क्या बोला गया था कि भैया 20 साल का आपको वर्क है तो सीधे 20 साल जोड़ लीजिए। तो कहा गया आपका पूरा व्यापारिक अधिकार है पूर्णतः खत्म, अब आप व्यापार नहीं करेंगे, आप केवल क्या करेंगे, अब शासन करेंगे। मतलब भारत में क्या करिए, शासन करिए, यहाँ के नियम बनाइए, लूटिए, घर चलिए। ठीक है, चलिए, तो अब इसके साथ साथ ये बोला गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कौन था उस समय, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। उनको क्या बोला गया था कि अब आप भारत के गवर्नर जनरल बनेंगे। नियम क्या दिया गया कि जो बंगाल का गवर्नर जनरल होगा वो क्या होगा, भारत का गवर्नर जनरल बन जाएगा। ठीक है, और इसके थ्रू क्या हुआ, जो आपके विलियम बेंटिंग साहब थे, कौन थे, विलियम बेंटिंग साहब भी भारत के क्या हुए, प्रथम गवर्नर जनरल हो गए।
और ठीक उल्टा कर दिया जाए कि बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल, वो भी क्या हो जाएंगे हमें, लॉर्ड विलियम बेंटिंग साहब। ठीक है, इसके साथ साथ जो गवर्नर जनरल की परिषद थी उसमें चौथे सदस्य के रूप में विधि सदस्य को भी जोड़ा गया, और जो विधि सदस्य जोड़े गए थे वो मैकॉले साहब ही थे। ठीक है, उन्हीं की हेल्प से जोड़ा गया था। एक बहुत अच्छा यहाँ पे डेवलपमेंट ये हुआ था, दास प्रथा से क्वेश्चन बनता है कि दास प्रथा को विधि विरुद्ध कर दिया गया था कि भाई अब दास, कोई किसी को दास नहीं रख सकता, जो बंधुआ मजदूर टाइप के चलते थे, कि दास प्रथा को बिल्कुल ही एबॉलिश कर दिया गया था, खत्म कर दिया गया था। और इसके थ्रू कब खत्म किया गया पूर्णतः, 1800 आपका 43 में, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, और जो जैसे मैंने पहले बोला है कि 1834 में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि 1834 में जो लॉर्ड मैकाले साहब थे उन्हीं की अध्यक्षता में प्रथम विधि आयोग का गठन किया गया। क्वेश्चन ये पूछता है कि प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया, किसके अध्यक्षता में किया गया, लॉर्ड मैकाले साहब के। ठीक है, चलिए आगे हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आता है आपका 1853 का चार्टर एक्ट। तो जो 1853 का चार्टर एक्ट है, इसमें बोला गया बेस सेवाओं में जो नामजदगी है उसका सिद्धांत समाप्त कर दिया गया। बोला ये गया कि जैसे कोई भी अंग्रेज या ब्रिटिश होते थे, वो अपने यहाँ से किसी को लाते थे, बोलते थे चलो अब ये गवर्नर जनरल बन गई, ये ऑफिसर बन गया। कहा नहीं, ऐसा नहीं चलेगा। अब होगा ये कि जो भी आएगा वो एक एग्जामिनेशन दे के आएगा। तो आप ये कह सकते हैं कि हमारी जो सिविल सर्विसेज की जो थीम थी वहीं से आई, कि जो भी हमारे अधिकारी आएंगे वो एक एग्जामिनेशन दे के आएंगे, एक प्रक्रिया के थ्रू आएंगे। अब सेवाओं में नामजदगी नहीं चलेगी। ठीक है, इसके साथ साथ जो मैंने पहले बोला कि प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर ही अधिकारी भरे जाने लगे। और हाँ, याद रखिएगा ये किसके आधार पर हुआ था, तो लॉर्ड मैकाले की संस्तुति पे। तो आप समझिए, जब सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं उसकी संस्तुति किसने कर दी थी, लॉर्ड मैकाले साहब ने। ठीक है, इसके बाद सीधे आपका आता है 1858 का भारत शासन अधिनियम। जो 1858 का भारत शासन अधिनियम है, इसके थ्रू किया गया, क्योंकि भाई बहुत भारतीयों ने तो बिल्कुल हिला दिया था ना यूरोपियों के लिए, लगा भागो छोड़ के यार, ये मार खाएंगे सब। ठीक है, बिल्कुल मार डालेंगे। तो उसके बाद कंपनी ने बिल्कुल, जब कुछ गद्दारों के चलते ही 1857 वाला कैंसिल हुआ था, तो उसके बाद ब्रिटिश सरकार को ये लगा कि भैया आप खत्म किया जाए। तो बोला है कि भैया कंपनी से शासन छीनो, पहले कंपनी शासन नहीं कर पा रही है, कंपनी से शासन छीनो, और सीधे ब्रिटिश क्राउन जो है, एलिजाबेथ जी, उनके अंडर में रहेगा। और भारत में भारतीयों को उल्लू बनाने के लिए कि चलो तुम भी तो कुछ कुछ काम करोगे, एक मंत्री परिषद की, हल्का सा मंत्री परिषद ही बनाएगा और एक मंत्री पद की व्यवस्था की गई। और ये जो मंत्री पद था, इसको भारत सचिव बोला जाता था। क्या बोला था, भारत सचिव, जो कि ब्रिटेन में रहता, यहाँ नहीं रहता था वो उनकी संसद में भारत सचिव का एक पद बना दिया गया था, जो कि सेक्रेटरी ऑफ इंडिया कह सकते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ उसमें 15 सदस्यीय भारत परिषद का निर्माण किया गया, जिसमें 8 जो होते थे कंपनी के होते थे, और फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से 7 होते हैं। और मुगल सम्राट को बोला गया कि भैया अब ये पद ही समाप्त होगा, कोई भी मुगल सम्राट नहीं रहेगा। क्यों, क्योंकि ब्रिटिश क्राउन के हाथ में चला गया, मुगल सम्राट के पद को बिल्कुल ही समाप्त कर दिया गया। और इसके थ्रू जो अंतिम बादशाह थे वो कौन थे आपके, बहादुर शाह जफर। कौन थे हमारे, बहादुर शाह जफर, वो अंतिम आपके मुगल सम्राट थे। और उन्हें निर्वासित करके कहाँ भेज दिया गया, रंगून। क्वेश्चन पूछते हैं कहाँ भेजा गया, रंगून। और रंगून में ही आप उनकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। इसके साथ साथ जो मैंने पहले बोला है कि ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने एक सदस्य के रूप में भारत के राज्य सचिव की नियुक्ति कर दी गई थी। और याद रखिएगा कि इसी के थ्रू भारत का जो अब बोला गया था कि भैया अब गवर्नर जनरल नहीं होगा, उस गवर्नर जनरल का नाम क्या कर दिया गया था, वायसराय बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, वायसराय। जो भारत का गवर्नर जनरल होगा उसको नया नाम क्या दे दिया गया, वायसराय। अब वो किस नाम से जाना था, वायसराय। तो इसके थ्रू आप ये कह सकते हैं कि उसमें गवर्नर जनरल कौन थे, लॉर्ड कैनिंग साहब। लॉर्ड कैनिंग साहब क्या थे, अंतिम गवर्नर जनरल। क्वेश्चन पूछता है अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग साहब थे। और उन्हीं को पहला क्या बना दिया गया, वायसराय। बस नाम चेंज किया और कुछ नहीं था। ठीक है, और यही देखिए पिछला थोड़ा स्लाइड से याद करिए, तो पूछा जाता है कि प्रथम गवर्नर जनरल कौन था, तो आप किसका नाम देते हैं, आप बेंटिंग का। किसका आप नाम देते हैं, बेंटिंग का। ठीक है, हम और आगे बढ़ते हैं, तो ये देखते हैं कि 1861 का भारत परिषद अधिनियम आता है। तो इसके थ्रू भारत में कार्यकारिणी परिषद का विस्तार कर दिया गया। और लॉर्ड कैनिंग, वही वायसराय वाले जो लॉर्ड कैनिंग थे, इन्होंने ही विभागीय प्रणाली का प्रारंभ किया था। तो क्वेश्चन बनता है कि विभागीय प्रणाली किसने स्टार्ट किया, क्या बोलेंगे आप, लॉर्ड कैनिंग साहब। ठीक है, इसके साथ साथ 15 सदस्यों की भारत परिषद का निर्माण किया गया, जो पहले आपने देख लिया है। और गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी, गवर्नर जनरल मतलब वायसराय से इनको अध्यादेश जारी करने की शक्ति। अध्यादेश आप समझ रहे होंगे, यहाँ अध्यादेश से मतलब वही है जो हमारे राष्ट्रपति साहब 1, 2, 3 में देते हैं। आर्टिकल 123 में हमारे राष्ट्रपति साहब अध्यादेश देते हैं जब कोई भी संसद वर्क नहीं कर रही होती, लोकसभा राज्यसभा। ठीक है, तो वो 6 महीने के लिए वैलिड होता है। मैं आज वाली बात करूँ, 6 महीने के लिए वैलिड होता है। और जैसे सदन बैठता है तो फिर 6 सप्ताह के अंदर उसको पारित कराना पड़ता है, अदरवाइज नल हो जाता है वो। सेम उस समय भी जो गवर्नर जनरल को अध्यादेश देने की शक्ति किससे प्राप्त हुई थी, हमारे 1861 वाले से, कि आप कुछ नियम निकाल सकते हैं। याद रखिएगा। अब उसी में जो लॉर्ड कैनिंग साहब थे, उन्होंने क्या किया, बंगाल के राजा, पटियाला के महाराज
और सर दिनकर राव को अपनी विधान परिषद में शामिल कर दिया था कि चलो भैया आप भी काम करो, ताकि कुछ कुछ भारतीयों को लगे कि उनका भी कुछ ना कुछ अधिकार है। बट ऐसा कुछ ना, उल्लू बनाया तो उन्होंने केवल, ठीक है। इसे आप और आगे देखते हैं तो 1873 का अधिनियम आता है। तो इसमें कुछ नहीं था, उसमें ये बोल दिया गया था भैया कि कंपनी को हम किसी भी टाइम खत्म कर देंगे, समाप्त कर देंगे। तो ईस्ट इंडिया कंपनी में कुछ भाई व्यापारिक अधिकार तो खत्म ही हो गए थे। और ये भी बोल दिया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को हम किसी भी समय भंग कर सकते हैं, इसके लिए इंपॉर्टेंट है। और क्या किया गया, 1 जनवरी 1884 को ईस्ट इंडिया कंपनी क्या कर दिया गया, भंग किया। ईस्ट इंडिया कंपनी अभी कोई चीज ही नहीं रहेगी, हम केवल यहाँ पे क्या करेंगे, हम केवल यहाँ पे राजनीतिक काम करेंगे, कोई व्यापार के मतलब नहीं है। कब भंग कर दिया गया, 1 जनवरी 1884 को। इसको भी आप बिल्कुल याद रखेंगे। अब देखते हैं 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। कुछ नहीं था इसमें, इसमें ये बोला गया कि 1876 से एक घोषणा कर दी गई कि जो महारानी विक्टोरिया है वही क्या होंगी, भारत की सम्राज्ञी होंगी। कौन होगा, महारानी विक्टोरिया। देखिए शाही उपाधि अधिनियम, उपाधि मतलब शाही मतलब बस दे दिया गया था, कॉन्सेप्ट आप समझ जाएंगे इसका, ठीक है। उसके बाद सीधे चलते हैं 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इसके थ्रू क्या किया गया, जो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली, एक होता है प्रत्यक्ष जिसमें सीधे आप वोटिंग करते हैं, और एक होता है अप्रत्यक्ष चुनाव जिसमें आप सीधे वोटिंग नहीं करते हैं, अप्रत्यक्ष फॉर्म में चुन लिए जाते हैं। तो अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली मतलब आप ये कह सकते हैं कि चुनाव प्रणाली की शुरुआत तो हो ही गई थी। अब इसमें क्या हुआ था, जो भी चुन के भारतीय जाते थे उनको ये बोला गया भैया बजट में बहस कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, बट सप्लीमेंट्री, जिसको पूरक प्रश्न करते हैं, सप्लीमेंट्री या पूरक प्रश्न आप नहीं पूछ सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा, मतलब हल्का हल्का अधिकार तो देना उन्होंने स्टार्ट ही कर दिया था। तभी से भारतीयों का बिल्कुल 1885 वाला सुना ही होगा आपने, कांग्रेस का बनी गई थी, तो धीमे धीमे इन्होंने भी अपने अधिकारों को लड़ना स्टार्ट किया। उसके बाद आता है हमारा 1909 का भारत परिषद अधिनियम, जिसको क्या कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार। यहाँ में क्या हुआ भाई, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसने जब देखा ये अंग्रेजों ने कि जो आपका बंग बंग आंदोलन चला था, या इसके साथ साथ देखा स्वदेशी आंदोलन चला कि भैया ये तो हिंदू मुस्लिम मिलकर हम लोग को भगा ही देंगे, तो कैसे में फूट डाली जाए। फूट डालने के बहुत से तरीके थे। तो यहाँ से मार्ले मिंटो सुधार से उन्होंने यहाँ से स्टार्ट करें। यहाँ पे मार्ले क्या थे, मार्ले जो थे वो भारत सचिव थे, क्या थे, उसमें भारत सचिव थे। और जो मिंटो साहब थे वो क्या थे, वायसराय थे। क्वेश्चन बनता है मिंटो क्या थे, वायसराय थे। और ये क्या थे, आपके भारत सचिव थे। इन्होंने क्या किया, भैया मुस्लिमों के लिए एक पृथक पृथक प्रतिनिधित्व, कि भैया इनके लिए अलग चुनाव होगा, अलग इनको मुस्लिम लोग ही चुनेंगे, इस टाइप को उन्होंने मुस्लिमों को अलग कर दिया था, ठीक है। इसलिए जो मिंटो साहब इनको क्या कहते हैं, सांप्रदायिक निर्वाचक के जनक, के भैया जो सांप्रदायिकता चल रही है इसका जनक कौन था, हमारे लॉर्ड मिंटो थे, कि कैसे फूट डालो अपना राज करो। इसके साथ साथ भारतीयों में भारत सचिव गवर्नर जनरल की विधान परिषदों की नियुक्ति की, जो भारतीयों की जो आई मीन गवर्नर जनरल थे उनके जो भारत सचिव का जो एक विधान परिषद था, उसमें कुछ कुछ भारतीयों को भी जोड़ा जाने लगा, क्योंकि भाई बहुत बवाल करेंगे तो एक आध को जुड़ा लो, झुंझुना पकड़ाते रहेंगे, ठीक है। इस प्रकार जो हमारे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, क्वेश्चन बनता है कि जो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा थे वो वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, आपके सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी थे, ठीक है। ये आप समझ गए। सीधे चलते हैं अपने हम 1919 वाले पे। तो जो 1919 का भारत शासन अधिनियम, इसको क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। इसके थ्रू ये बोला गया कि केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, याद रखिएगा, केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना की गई। प्रथम राज्य परिषद और दूसरी केंद्रीय विधानसभा, समझिए सकते हैं केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका की स्थापना कब से की गई है, तो 1919 वाले में। ये सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली का प्रवर्तन पूछा जाता है, बहुत बार क्वेश्चन आप देख लेंगे आप, कि प्रांतों में द्वैध शासन की जो प्रणाली का प्रवर्तन किससे होता है, हमारा 1919 वाले में, ठीक है। और ये फिर क्वेश्चन पूछता है कि प्रांतों में द्वैध शासन के जनक कौन है, क्या बोलेंगे आप, लियोनस कार्टियस। क्या नाम इनका, लियोनस कार्टियस। सीधे ही पूछा क्वेश्चन, बहुत बार ये। इसके साथ ये बोला गया कि भैया अब जो हमारे भारत सचिव है, ठीक है, वो क्या कर सकते हैं, महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कर सकते हैं, जिसको हम कैग बोलते हैं, कि आप महालेखा परीक्षक की भी आप नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है। और ली आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट, ली आयोग कब आया था, 1823-24 की संतुतियों के आधार पर ये बोला गया कि अब भारत में भी एक लोक सेवा आयोग, जिसको क्या कहते हैं, यूपीएससी, भारत में भी क्या होगा, एक लोक सेवा आयोग का गठन का प्रावधान था। तो याद रखिएगा कि लोक सेवा आयोग का गठन कब हुआ, हमारा 1926 में, जिसके थ्रू अब एग्जामिनेशन होते हैं और इसमें हम भी पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ जो हमारा जो सांप्रदायिक कह सकते हैं स्टार्ट कर दिया था आपके मार्ले मिंटो ने, तो यहाँ पे इसको और बढ़ा दिया गया और बोला कि भैया अब सिख भी रहेंगे, भारतीय ईसाई भी रहेंगे, एंग्लो इंडियन भी रहेंगे, और यूरोपियों के लिए बिल्कुल पृथक निर्वाचन होगा। मतलब बिल्कुल ही उन्होंने धज्जी उड़ा दी भारत की। तो ये भी याद रखिएगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट लाइन ये भी है कि महिलाओं को भी अब वोट देने का अधिकार, पहली बार क्या बोला गया, अब महिलाएं भी वोट देंगी, इससे पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार बिल्कुल नहीं था। तो ये पूछा जाता है किस अधिनियम के थ्रू दिया गया था, तो 1919 का अधिनियम था, उसी के थ्रू महिलाओं को भी क्या हुआ, वोट देने का अधिकार या मतदान का अधिकार प्राप्त हो गया।
नेक्स्ट हमारा आता है 1835 का भारत शासन अधिनियम, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो हमारा 1835 का भारत शासन अधिनियम है, ये किसकी रिपोर्ट के आधार पर हुआ था? तो साइमन कमीशन। आप कमेंट में बताएंगे कि साइमन कमीशन कब भारत आया था। लाल लाजपत राय को याद करिएगा, आपको यहाँ से याद आ जाएगा, ठीक है। 2827 के समझेंगे तो याद आ जाएगा, ठीक है। अब उस जो भारत शासन अधिनियम था उसमें क्या थे? 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूचित। बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, याद तो ठीक है। अब इसमें क्या हुआ कि जो प्रांतों में द्वैत शासन, जो कि 1919 में के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार से स्टार्ट हुआ था, इसको एबॉलिश कर दिया गया, खत्म कर दिया गया और केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना की गई। तो पूछा जाएगा कि केंद्र में द्वैत शासन की स्थापना कहाँ से हुई? क्या बोलेंगे आप? 1935 का भारत शासन अधिनियम। और जिस तरह में चलता है संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची, तो ये भी बोला गया कि भैया 3 प्रकार की सूची होंगी। परिसंघ सूची मतलब केंद्र सूची समझ सकते हैं, प्रांतीय सूची और संवर्ती सूची का भी निर्माण किया जाएगा। और ये बोला है कि जो भी आपकी अटॉर्नी या एक्सट्रीम पावर होगी वो किसके पास होगी? वायसराय के पास होगी, राष्ट्रपति वाले से कह सकते हैं, वो उसको माने चाहे ना माने। अब इसी अधिनियम के थ्रू एक संघीय न्यायालय की स्थापना की भी बात की गई थी कि भैया भारत में एक संघीय न्यायालय बनेगा, ठीक है। तो भारत में जो पहला संघीय न्यायालय बना था, मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात करो, कब बना था हमारा? 1937 को याद रखिएगा। संघीय न्यायालय के जब अधिनियम की बात करें तो क्या बोलेंगे आप? 1935 का। बट जब वर्ष पूछेगा तो क्या बोलेंगे आप? 1937 का। और इसके पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? मॉरिस वेयर। क्या नाम रहेगा इनका? मॉरिस वेयर, ठीक है। और भारत परिषद का तो बिल्कुल अंत ही कर दिया गया था। इसी कुछ और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको देख लेते हैं हम कि इसी के थ्रू सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का और विस्तार की और बढ़ा दिया गया कि चलो भैया एंग्लो इंडियन है, अब ये बोला गया कि दलितों के लिए, अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए भी अलग अलग निकाला जाएगा, ठीक है। अब ये जो 1935 का भारत शासन अधिनियम था, इसमें प्रस्तावना नहीं थी कि भैया क्यों बना रहे हैं भाई प्रस्तावना रहेगी भी कहाँ से? जब वो संविधान की बात ही नहीं कर रहे हैं तो प्रस्तावना रहेगी नहीं। तो उसमें क्या था? प्रस्तावना का अभाव था। और इसी अधिनियम के थ्रू 1937 में भारत को क्या किया गया? मतलब बर्मा को भारत से अलग कर दिया गया। तो बर्मा को भारत से कब अलग किया गया हमारा? 1937 में। इसी अधिनियम के थ्रू भारत में मुद्रा और शाख के नियंत्रण के लिए आरबीआई, जिसको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कहते हैं, आरबीआई की स्थापना भी कब हुई है? 1937 में। सब याद रखिएगा, ठीक है। और आपको कमेंट में ये बताना है कि इसके पहले गवर्नर कौन थे? मतलब आरबीआई का गवर्नर तो कोई होगा ना, इसके पहले गवर्नर कौन थे? सर्च करके पक्का बताइएगा। और ये जो मताधिकार तो थोड़ा बढ़ा दिया गया कि 10% जनसंख्या को भी आप मताधिकार मिलेगा, तो इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। आप सीधे चलते हैं अपने आज़ादी की तरफ। तो भारत का जो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम है, ये 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में इसको लाया गया था और जो कि 18 जुलाई को हमारा स्वीकृत हो गया। और ये बोला गया कि भैया भारत और पाकिस्तान नाम के 2 अधिराज्य होंगे, ठीक है। जिसमें भारत आपका 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ और उसी दिन रात को 14-15 कह सकते हैं, पाकिस्तान भी आपका अलग निकल गया। असम का सिलहट जिला को मैंने अलग इसलिए रखा है क्योंकि जब हमारा ये हुआ था, जिसको कह सकते हैं कि आपकी कि कौन किस मतलब भारत में जाकर पाकिस्तान में जाएगा, तो असम का सिलहट जिला ऐसा था, उसने ये बोला था कि भैया नहीं, जो जो मतदान हुआ था कि भाई कौन कहाँ जाएगा, तो बोला था कि नहीं हम पाकिस्तान में जाएंगे। अब सोचिए एक छोटा सा जिला जो कि टोटली असम में घिरा पड़ा है चारों तरफ से, और बोल रहा है कि हम पाकिस्तान में जाएंगे। पुलिस कार्रवाई की गई, चुप हो गई। ये भी हमारे क्या है इसमें आगे, ठीक है। चलिए और आगे हम देखते हैं, तो हम चलते हैं हमारे सीधे कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था, ठीक है। अब ये जो 1934 में स्वराज पार्टी जो थी, जिसके हमारे एम एन रॉय साहब, क्या नाम थे इनका? एम एन रॉय साहब ने ये बोला था कि भैया भारत को भी एक संविधान दिया जाए। तो इसका जो पहले लाने का जो श्रेय है वो एम एन रॉय साहब को जाता है, 1934 स्वराज पार्टी की। तो ठीक, अब इसके थ्रू ये बोला गया कि कैबिनेट मिशन की संतुतियों, कैबिनेट मिशन 1946 में आपको पता होगा, क्रिस मिशन आया था, तो उसके थ्रू भारतीय संविधान के निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? कब किया गया था? जुलाई 1946 में। भाई हमारा खत्म कब हुआ था? आपको पता होगा, द्वितीय विश्व युद्ध 1945 खत्म हुआ था। तो 1945 के बाद ये अंग्रेजों को ये लगा कि भैया चल तो रहे हैं, कुछ बांट उठ के चला जाए, बर्बाद करके चला जाए। तो फिर उन्होंने बोला चलो एक संविधान सभा देते हैं, आप अपने नियम बनाइएगा और उसके अकॉर्डिंग आप मूव करिएगा। तो देखिए जो संविधान सभा बनी थी, आज़ादी से पहले की बात हो रही है, उस समय उसमें सदस्य कितने थे? तो 389 सदस्य थे, जिसमें 3 जगह से आते थे। एक आपका देशी रियासतों के प्रतिनिधि होते थे, ब्रिटिश प्रांत जहाँ पे ब्रिटिश का राज था वहाँ से होते थे, और जो चीफ कमिश्नरेट थे वहाँ से भी आते थे। और ये आपको टोटल मिला के कितने थे? 389। बट जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भैया आपको तो पता है कि पाकिस्तान की अलग संविधान सभा बन गई, भारत के लिए अलग बन गई। तो उसके बेसिस पे हम देखते हैं, तो उसके बेसिस की बात करेंगे। तो संविधान सभा जो बनी वो देखेंगे कि हमारी जो संविधान सभा बनी थी उसमें तीन डेट की बात मैं कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आपका है 9 दिसंबर। 9 दिसंबर को क्या हुआ था कि पहली बैठक हुई थी। पूछा क्वेश्चन जाएगा कि पहली बैठक कब हुई थी, क्या बोलेंगे आप? 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। उस दिन क्या हुआ था कि जो सबसे बुजुर्ग थे, सच्चिदानंद सिन्हा साहब, तो इनको क्या किया गया?
अस्थायी सदस्य चुना गया। क्या चुना गया? अस्थायी सदस्य किसको चुना गया? हमारे सच्चिदानंद सिन्हा को ये बोला गया कि चलिए आप अस्थायी सदस्य हो गए। और इस बैठक में क्या हुआ? तो मुस्लिम लीग ने कहा था भैया हम इसमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, आपको जो इच्छा वो कर लीजिए, ठीक है। सेकंड जो बैठक हुई थी, सिर्फ दो दो जोड़ते जाइएगा, वो कब हुई थी? हमारे 11 दिसंबर को। अगर 9 याद है सिर्फ दो जोड़िए, 11 दिसंबर को। और इस दिन क्या हुआ था? जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिहार के सपूत डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उनको भारत की संविधान सभा का क्या किया था? स्थायी अध्यक्ष। सच्चिदानंद सिन्हा साहब थे क्या थे? अस्थायी थे। ये क्या हो गया? स्थायी सदस्य इनको चुन लिया गया था, ठीक है। इसके बाद सीधे जो हमारी पहली नेक्स्ट बैठक, तीसरी बैठक हुई थी, वो 13 दिसंबर, सीधे दो जोड़िए, 13 दिसंबर को हुई थी। और इसके थ्रू जो आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू साहब थे, उन्होंने उद्देश्य प्रस्ताव को लाए और प्रारंभ, आई मीन जो भी आपकी कार्रवाई थी वो प्रारंभ होगी। उद्देश्य की बात की, हम उद्देश्य का मतलब होता है कि हम ला क्यों रहे हैं, हम क्यों बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को, कब? 22 जनवरी 1947 को, 46 की बात हो रही है, 47 को जैसे ही उद्देश्य प्रस्ताव ये स्वीकृत हो गया, तो बोला गया चलिए भाई अब अलग अलग कमेटी बनाई जाए, अलग अलग समितियां बनाई जाए कि कौन क्या काम करे, क्योंकि एक ही आदमी सब काम करेगा नहीं। तो अलग अलग काम दे दिए गए, सबको काम बांट दे कि अब आप वर्क करिए। तो फिर संविधान का निर्माण होना स्टार्ट हो गया। इसको आप याद रखें, तीनों डेट इंपॉर्टेंट है बहुत। अब जो प्रमुख समितियां थी, जो मैंने समितियां बाद में बोला, कमेटी बोला, उनमें सबसे इंपॉर्टेंट कमिटियां थी। पहला तो क्वेश्चन पक्का बनता है हर एग्जाम में यहाँ पे कि आपका संचालन समिति। तो ये संचालन समिति का कौन, किसने कहते हैं एंकरिंग का काम, जो संचालन समिति का काम था किसके पास था? आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के पास था। जो संघीय संविधान समिति कि पूरे सबको जोड़ने वाला संविधान समिति है, इसका किसके पास था? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। संघ में वे काम करेंगे। प्रांतों में, जो राज्यों में को जोड़ने का काम था, प्रांतों को जोड़ने का काम वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को दिया गया था। प्रारूप समिति कि हमारा संविधान बनेगा कैसे, होगा कैसे, उसका ड्राफ्ट कैसे बनेगा, ये कौन किया था? हमारे आदरणीय बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को दिया गया था, जो सबसे टफेस्ट काम था। अब जो संघ शक्ति समिति, पूरे संघ को जोड़ के एक शक्ति बनाने का जो कार्य था, वो कौन था? हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के पास। राष्ट्रध्वज, बहुत बार पूछा जाता है कि राष्ट्रध्वज संबंधी जो तदस्थ समिति थी, उसके अध्यक्ष कौन थे? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। और मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों को अधिकार देने का जो कार्य था, स्पेशली मौलिक अधिकार आप याद रखिएगा, तो कौन थे इसके? आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। जहां से क्वेश्चन पक्का एक बनता ही है, आपको पता ही होगा, एग्जामिनेशन आप दे रहे हैं तो। अब जैसे हमारा भारत का, जिसमें बोला विभाजित हो गया, तो भैया 31 अक्टूबर को, भाई 15 अगस्त 1947 को विभाजित हुआ, तो 31 अक्टूबर 1947 को फिर से संविधान सभा बैठी, पुनर्गठन हुआ उसका। तो उसमें कितने सदस्य रह गए थे? 289। पहले कितने थे? 299 रह गए, पहले कितने थे? 389 थे। आधे चले गए, इधर तो चले गए ना। तो उसके बाद दो ही रह गए, एक आपका प्रांतीय सदस्य हो गया 299, थोड़ा गलत हो गया, इसमें से 70 घटा लीजिएगा, 219 हो जाएगा। और फिर 70 आपके देसी रियासतों से रह गए, ठीक है। इसमें आप और देखते हैं कि अब मेन तथ्य क्या है, मेन बातें क्या हमारे संविधान के बारे में। पहली बात तो याद रखो, रिवाइज हो जाएगा एक तरह से आपका, कि जो प्रथम वाचन हुआ था वो कब हुआ था? 4 नवंबर से 9 नवंबर के बीच में। द्वितीय वाचन कब हुआ था हमारा? 15 नवंबर से 17 नवंबर, ये 14 है, सॉरी ये, हाँ ठीक है, 15 नवंबर से आपका 17 अक्टूबर 1949 तक। और जो लास्ट वाचन कब था हमारा? 14 नवंबर, भाई उनका बर्थडे, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी का बर्थडे, उससे 26 नवंबर 1948 को हमारा कंप्लीट हो गया था। और ये बोला गया था कि 26 नवंबर 1949 यहाँ पे 26 नवंबर 1949 को ये बोला गया कि संविधान सभा को कंप्लीट हो गया। अब इसको हम क्या करेंगे? अब हम पारित कर देंगे। क्या करेंगे हम? बिल्कुल हम पारित कर रहे हैं इसको, ठीक है। ये भी 49 है, याद रखिएगा। इसको बिल्कुल क्या कर दिया गया? पारित कर दिया गया। तो याद रखेंगे आप कि हमारा संविधान कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। कब पारित किया गया? 26 नवंबर 1949 को। उस समय कितने सदस्य थे? क्या बोलेंगे आप? 284 सदस्य उपस्थित थे। कितने थे? 284 सदस्य उपस्थित थे। इसको भी आप याद रखेंगे। हमारे संविधान के निर्माण में कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। कितना लगा? 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। और उसमें बहस कितने दिन हुई? तो 114 दिन। ये सारे क्वेश्चन बनते हैं। करीब कितना रुपए खर्च हुए? तो कह सकते हैं 63,96,729 रुपए खर्च हो गए थे। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जब संविधान सभा पारित हुआ तो उसमें क्या क्या था? तो उसमें 22 भाग थे। कितने भाग थे हमारे? 22 भाग थे। आपके 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। आज भी लगभग वही है, 22 भाग है, 395 अनुच्छेद है, बस अनुसूचियों में 4 और जोड़ दिए, कितने हो जाएंगे हमारे? 12 अनुसूचियां आज भी हैं। अब आप कहेंगे सर चेंजेस तो बहुत चेंजेस हुए हैं, बट उसको 395 फिक्स रखा गया, उसी में ए बी सी डी जोड़ जोड़ के अगर टोटली देखा जाए तो करीब अनुच्छेद जो हमारे 450 लगभग हो जाएंगे। बट बहुत अच्छा किया कि एबीसीडी जोड़ जोड़ के काम चला गया। तो जब पारित किया तो कितने थे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। आज क्या है टिल टुडे? 22 भाग, 395 अनुच्छेद और कितने अनुसूचियां हो गए? 12 अनुसूचियां हो गए। फिर कौन क्वेश्चन पूछता है कि कब लागू किया गया? तो देखिए
जैसे ही आपको 26 नवंबर को ही लागू कर दिया गया, ठीक है, मतलब ये बोला गया कि कुछ अनुच्छेदों, मतलब 15 को तो तुरंत 15 अनुच्छेदों को तुरंत लागू कर दिया गया, और वो का बोला गया कि बाकी जो बचे हैं वो कब से लागू होंगे आपके 26 जनवरी 1950 से। कब से? 26 जनवरी 1950। सबको पता होगा कि हम 26 जनवरी को ही क्यों, भाई जब बन गया तो उसी दिन लागू कर, नहीं, क्यों हुआ ये था कि 1930 में कांग्रेस ने 26 जनवरी 1950 को स्वतंत्रता दिवस घोषित बनाते थे, उसी दिन से वो बनाते थे 26 जनवरी को हम स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, घोषणा कर रखी थी। 1929 में घोषणा की थी, 1929 में घोषणा की थी और 1930 से मनाते थे। तो देखा गया भाई हमेशा जब स्वतंत्रता दिवस हम 1930 से ही मनाते आ रहे हैं 26 जनवरी को, तो इसलिए बोला गया हम 26 जनवरी को ही अपना हम गणतंत्र दिवस मनाएंगे, उसी दिन इसको हम गणतंत्र घोषित करेंगे, तो याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं, इसमें और तथ्यों की बात की जाती है। तो देखिए जो संविधान सभा की अंतिम बैठक, सीधे पूछता है कि अंतिम बैठक कब हुई थी, तो जो संविधान सभा की अंतिम बैठक थी वो कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को। और ये भी बोल दिया गया था कि भैया इसी दिन जो हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है, ये भारत के क्या हो जाएंगे? राष्ट्रपति घोषित कर दिए गए। 24 जनवरी 1950 को क्या किया गया? भारत ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत दोनों को ही अपना लिया। राष्ट्रगान पता है आपको, जनगण मन, राष्ट्रगीत वही वंदे मातरम, ठीक है, जो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा लिखा गया था। और इसके साथ एक और इंपॉर्टेंट बात है कि क्या संविधान सभा ने 22 जुलाई 1947 को, कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को भी अपना लिया था। संविधान सभा की बात कर रहे हैं, पूछा जाएगा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था, तो क्या बोलेंगे आप? 22 जुलाई 1947 को। फिर पूछा जाता है कि जो हमारी संविधान सभा थी, इसके संवैधानिक सलाहकार कौन थे? कौन थे हमारे? श्री बी एन राव साहब। कौन थे? श्री बी एन राव। और फिर पूछा जाता है कि संविधान सभा में महिला सदस्य कितनी थी? कितने सदस्य थी? 15 महिला सदस्य थी। इसके साथ पूछा किसने ये कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, ये बोला था एक बहुत ही प्रतिष्ठित, उनकी बहुत सी बुक्स हैं, ऑस्टिन ने बोला था, ग्रैनविले ऑस्टिन ने, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछता है कि संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष की बात कर रहे हैं, अध्यक्ष अलग है, ये उपाध्यक्ष है, कि संविधान सभा के पहले स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे? क्या नाम था इनका? एस.सी. मुखर्जी साहब। ये पीसीएस क्वेश्चन है, बिल्कुल याद रखेंगे आप, ठीक है। चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट जो हमारा मंत्रिमंडल बना था, क्वेश्चन यहाँ से पक्का एक बनता है कि मंत्रिमंडल में कौन क्या था। तो मंत्रिमंडल में अभी आपको पता था कि जो प्रधानमंत्री थे, स्वतंत्र भारत की बात कर रहा हूँ मैं, प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। गृह सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय किसने संभाल रखा था? हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब ने। विधि मंत्री, पूछा जाता है भाई जो विधि का काम करेगा वही तो होगा, तो विधि बनाने का काम कौन कौन रहते हमारे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब, इसलिए विधि मंत्री थे। शिक्षा मंत्री पूछा जाता है, तो शिक्षा मंत्री कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब, ठीक है। रेलवे मंत्री कौन थे? जॉन मथाई। जगजीवन राम क्या थे? श्रम मंत्री थे। रक्षा मंत्री कौन थे? बलदेव सिंह। भाई रक्षा मंत्री बलवान वही तो करेगा, कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, बलदेव सिंह थे। स्वास्थ्य मंत्री में कहते हैं महिलाएं डॉक्टर ज्यादा होती हैं ऐसे वो काम करने वाले में, तो इसलिए महिलाओं से याद रखिएगा। राजकुमारी अमृता कौर जी क्या थी? अमृत कौर क्या थी? स्वास्थ्य मंत्री थे। वित्त मंत्री कौन थे? आर के खड़मुगम सेट्टी। बहुत बार पूछा गया है ये बैंकिंग एग्जामिनेशन में कि पहले वित्त मंत्री कौन थे? आर के खड़मुगम सेट्टी। इसी तरह एक और भारी उद्योग मंत्रालय की बात की जा रही है कि भारी उद्योग मंत्री कौन थे, तो याद रखिए जो भारी उद्योग मंत्री थे वो कौन थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। क्या थे? श्यामा प्रसाद मुखर्जी, वही जनसंघ के संस्थापक, ठीक है। तो मुझे लगता है कि जो भी क्वेश्चन बनते हैं सारे के सारे मैंने इसमें कलेक्ट कर लिए हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं, आगे क्वेश्चन है। प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि हम और भी ऐसे वैल्यूएबल कंटेंट आपके लाते रहें। थैंक यू सो मच एंड प्लीज कीप सपोर्टिंग अस। जय हिंद, जय भारत।